हेलो फ्रेंड, टीपी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पंचायती राज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप यदि एडीओ से संबंधित और एमसीक्यू देखना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट हमारे चैनल में बना है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ग्रामीण विकास और आजीविका से संबंधित एमसीक्यू कराई गई है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न नंबर पहला, सूची ए को सूची बी के साथ सुमेलित कीजिए। देखते हैं क्या क्या है सूची ए और सूची बी में। सूची ए में दिया है संस्था, जबकि सूची बी में दिया है सदस्य संख्या, अधिकतम और न्यूनतम। देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए, इसमें दिया है ए ग्राम पंचायत, बी जनपद पंचायत, सी जिला पंचायत और डी नगर परिषद। तो इसका सूची बी में वार्डों की संख्या दिया है, इसको सुमेलित करना है कि कौन कौन से किसका किसका है। तो हम लोग अगर देखें ग्राम पंचायत का है तो ग्राम पंचायत का आपका वार्ड का संख्या होता है 10 से 20, 10 न्यूनतम और 20 अधिकतम। यहीं जनपद पंचायत का देखें तो 10 से 25 होता है, जिला पंचायत का 10 से 35 और नगर पालिका परिषद का 15 से 40। इस आधार पर देखें कि ऑप्शन कौन सा सही है, तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा सही होगा। देखिए, आपका ग्राम पंचायत का तीसरा हो जाएगा, जनपद पंचायत का पहला हो जाएगा, जिला पंचायत का चौथा हो जाएगा और नगर पालिका परिषद का हो जाएगा दूसरा। इस आधार पर देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो देखिए, तो इस आधार पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। यहीं अगर हम लोग देखें नगर पंचायत का कितना होता है, तो नगर पंचायत का होता है 15 से 40 वार्ड तक नगर पंचायत में हो सकता है। और नगर निगम में हम लोग देखें, नगर निगम में आपका होता है 40 से 70 वार्ड की संख्या हो सकता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान देंगे, पेपर में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा, पंचायतों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या के विषय में सही क्या है। देख लेते हैं कि पंचायतों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या मतलब वार्डों की संख्या पूछा गया है। देखिए, हम लोग पिछला जस्ट क्वेश्चन में देखे हैं कि इसमें कौन कौन सा सही है, देख लेते हैं। देखिए, इसमें ग्राम पंचायत है, वार्डों की संख्या 10 से 20 होती है, ये सही है। ग्राम पंचायत वार्ड 10 से 15, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा है जनपद पंचायत 10 से 20, ये गलत है। जनपद पंचायत का होता है आपका 10 से 25, जैसे पिछला क्वेश्चन में देखे हैं हम लोग। जिला पंचायत का देखें तो जिला पंचायत का 10 से 35 होता है, जिला पंचायत का 10 से 30 नहीं होता। इस आधार पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, जो है इसका आंसर हो जाएगा पहला, चौथा, पांचवा सही है आपका। देखिए, पहला ग्राम पंचायत का 10 से 20, चौथा जनपद पंचायत का 10 से 25 और पांचवा जिला पंचायत का 10 से 35। इस आधार पर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ई, 1, 4, 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा में क्या बोला गया है, भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार पंचायत के सदस्य के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है। देखिए दोस्तों, यहाँ पूछा है पंचायत के सदस्य के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है पूछा है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए 18, बी 20, सी 21, डी 25। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 21। जो पंचायत के सदस्य हैं उनको निर्वाचन हेतु 21 वर्ष की ज़रूरत होती है। 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति निर्वाचन में भाग नहीं ले सकता। अगर यहीं हम लोग देखें कि जो मतदाता होते हैं, जो मतदान करते हैं, उनके लिए आयु होती है आपका 18 वर्ष, जो न्यूनतम आयु होती है उसको। तो इसको भी आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर चौथा। देखिए, प्रश्न नंबर चौथा में क्या पूछा है, भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से भारत के संविधान के कौन सा भाग अंतःक्षेपित करता है। देखिए दोस्तों, जो भारत के 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है, उसमें जो संविधान के कौन सा भाग जो ऑप्शन दिया है उसमें अंतर्क्षेपित करता है पूछा है। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए 9वां, ऑप्शन बी 10वां, ऑप्शन सी 11वां, ऑप्शन डी 12वां। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो है 9वां। देखिए, जो 73वां संविधान संशोधन है दोस्तों, यह पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया था, पंचायती राज से संबंधित है। इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें 243 ए से लेकर 243 ओ तक 15 अनुच्छेद आते हैं दोस्तों।
तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका आंसर ए हो जाएगा 9वां। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 5वां में क्या बोला गया है दोस्तों, यदि ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद हो तो उस विषय का निर्णय कौन करेगा। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायत, बी जनपद पंचायत, सी ग्राम सभाओं का संयुक्त सम्मेलन, ऑप्शन डी सरपंच। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ग्राम सभाओं का संयुक्त सम्मेलन। जो ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होती है उनके बीच अगर मतभेद हो जाती है दो ग्राम सभाओं के बीच कुछ विषय पर, तो उसका जो निर्णय है ग्राम सभाओं का संयुक्त सम्मेलन से लिया जाता है, जो सर्वमान्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 6वां। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 6वां में क्या बोला है, किसी ग्राम सभा की गढ़पूर्ति के विषय में सही क्या है। देखिए इसमें गढ़पूर्ति के विषय में सही क्या है पूछा है। यहीं अगर हम लोग देखें तो गढ़पूर्ति क्या है, गढ़पूर्ति वह है दोस्तों, अगर किसी भी पंचायत में बैठक होती है तो उसमें कुल सदस्य का जो न्यूनतम सदस्य होता है उसी को गढ़पूर्ति कहते हैं। कि जैसे 50 सदस्य है उसमें से कितने सदस्य का शामिल होना अनिवार्य है किसी भी बैठक की शुरुआत करने के लिए, उसी को गढ़पूर्ति बोलते हैं। देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया है। ऑप्शन पहला दिया है ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/10, दूसरा ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/3, तीसरा ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/2, चौथा ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/10 महिला, पाँचवा ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/3 महिला, छठवां ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/2 महिला, सातवां सरपंच और पंच गढ़पूर्ति के लिए जवाबदेही होते हैं। देखिए इसमें सही पूछा गया है, देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा सही है उसको। देखिए पहला है ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/10, यह सही है दोस्तों कि ग्राम सभा की कुल संख्या होती है उसमें का 1/10 सदस्य यदि शामिल होते हैं तब बैठक की शुरुआत की जाती है। दूसरा देखते हैं ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/3, ये गलत हो जाएगा। तीसरा ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/2, यह भी गलत है। चौथा देखते हैं ग्राम सभा में उपस्थित कुल संख्या में 1/10 महिला, ये भी गलत है। पाँचवा में ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/3 महिला, ये सही है दोस्तों। अगर ग्राम सभा में जो कुल सदस्य हैं उसमें 1/3 महिला अगर उपस्थित हो जाती हैं तब बैठक की शुरुआत की जाती है दोस्तों। छठवां देखते हैं ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/2 महिला, ये गलत है दोस्तों। सातवां सरपंच और पंच गढ़पूर्ति के लिए जवाबदेही होते हैं, ये सही है दोस्तों। तो देखते हैं इसमें कि ऑप्शन क्या क्या है। इसमें देखिए इसमें सही पूछा है तो सही ऑप्शन मिल रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी में 1, 5, 7 आपका सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 5, 7। इसको ध्यान देंगे दोस्तों। यहीं अगर हम लोग कुछ देखें तो देखिए यहीं देख लेते हैं, यहाँ ग्राम सभा का बोला है। अगर ग्राम पंचायत का हम लोग देखें, यदि ग्राम पंचायत की गढ़पूर्ति देखें तो ग्राम पंचायत की गढ़पूर्ति 1/2 या 50% होती है दोस्तों, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। और जनपद पंचायत का होता है आपका 1/3, जिला पंचायत का होता है आपका 1/3, तो इसको भी आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठाता है। चलिए अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 7वां। देखते हैं प्रश्न नंबर 7वां में क्या पूछा गया है। यदि एक ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य किसी विषय में मत भिन्नता आ जाए तो इसे कैसे हल किया जाएगा। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला ग्राम पंचायत का निर्णय अंतिम होगा, ऑप्शन बी सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा, ऑप्शन सी ग्राम सभा की संयुक्त बैठक में इसे हल किया जाएगा, ऑप्शन डी ग्राम पंचायत अपने विशेष बहुमत से इस विषय में निर्णय लेगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्राम सभाओं के संयुक्त बैठक में इसे हल किया जाएगा। जो ग्राम सभाओं की किसी भी विषय पर मतभेद होती है तो उसका निर्णय ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक में लिया जाता है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 8वां। देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8वां में क्या पूछा है उसको। देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां में क्या पूछा है उसको। पंचायती राज अधिनियम के अधीन किए गए किसी निर्वाचन को याचिका पेश करके प्रश्नगत किया जा सकता है, इस विषय के संदर्भ में सही क्या है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन पहला ग्राम पंचायत के मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को, दूसरा सरपंच के मामले में अतिरिक्त कलेक्टर को, तीसरा जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर को, चौथा अध्यक्ष जनपद पंचायत के मामले में संभागीय आयुक्त को, पाँचवा जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत को, छठवां
अध्यक्ष जिला पंचायत के मामले में प्रमुख सचिव पंचायत को। तो देखते हैं इसमें सही पूछा गया है तो कौन कौन सा सही है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा सही है। देखिए इसमें पहला है ग्राम पंचायत के मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को, यह सही है दोस्तों। दूसरा देखते हैं सरपंच के मामले में अतिरिक्त कलेक्टर को, यह गलत है। तीसरा देख लेते हैं जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर को, यह सही है। चौथा देखते हैं अध्यक्ष जनपद पंचायत के मामले में संभागीय आयुक्त को, यह गलत है। पांचवा देख लेते हैं जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत को, यह सही है। छठवां देखते हैं अध्यक्ष जिला पंचायत के मामले में प्रमुख सचिव पंचायत को, यह गलत होगा दोस्तों। इस आधार पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 3, 5। इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ऐसा पूछा जाता है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9वां। देखिए प्रश्न नंबर 9वां है, उसमें क्या पूछा गया है। दो पंचायतों के मध्य विवाद की दशा में विवाद का निपटारा अंततः किसके द्वारा किया जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ दो पंचायतों के मध्य बोला गया है। पिछले क्वेश्चन हम लोग देखे हैं उसमें पंचायत के दो ग्राम सभाओं के मध्य पूछा था, ये दो पंचायतों के मध्य पूछा गया है। देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए कलेक्टर द्वारा, ऑप्शन बी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा, ऑप्शन सी राज्य शासन द्वारा, ऑप्शन डी जिला पंचायत द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राज्य शासन द्वारा। दो पंचायतों के मध्य यदि किसी विषय पर विवाद होती है दोस्तों तो उसका निपटारा राज्य शासन द्वारा किया जाता है। यहीं अगर हम लोग देखें दो ग्राम सभाओं के मध्य अगर कुछ किसी विषय पर कुछ मतभेद होता है तब उसका निपटारा ग्राम सभा के संयुक्त सम्मेलन में किया जाता है। इसको आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10वां। देखिए प्रश्न नंबर 10वां में क्या पूछा गया है। निम्नांकित में सही क्या है। देखिए यहाँ सही क्या है पूछा है निम्नांकित में। देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन पहला एक मतदाता पंच और सरपंच का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। दूसरा एक मतदाता दो वार्डों से पंच का चुनाव लड़ सकता है। तीसरा एक मतदाता दो ग्राम पंचायतों से सरपंच का चुनाव लड़ सकता है। चौथा एक मतदाता सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। पांचवा एक मतदाता जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। छठवां एक मतदाता दो निर्वाचन क्षेत्रों से जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकता है। सातवां एक मतदाता दो निर्वाचन क्षेत्रों से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकता है। आठवां एक मतदाता सरपंच और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। देखिए दोस्तों इसमें सही कथन कौन है पूछा है, तो देख लेते हैं कि इसमें सही कथन कौन है उसको देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला एक मतदाता पंच और सरपंच का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, यही सही है दोस्तों। दूसरा देखते हैं एक मतदाता दो वार्डों से पंच का चुनाव लड़ सकता है, यह गलत है। तीसरा देख लेते हैं एक मतदाता दो ग्राम पंचायतों से सरपंच का चुनाव लड़ सकता है, यह गलत है दोस्तों। चौथा देख लेते हैं एक मतदाता सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, यह सही है। पांचवा देखते हैं एक मतदाता जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, यह भी सही है। छठवां एक मतदाता दो निर्वाचन क्षेत्र से जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकता है, यह गलत है दोस्तों। सातवां देखते हैं एक मतदाता दो निर्वाचन क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकता है, यह भी गलत है। आठवां देखते हैं एक मतदाता सरपंच और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, यह सही है दोस्तों। इस आधार पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई 1, 4, 5 और 8। इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या क्या है, किस आधार से इसका आंसर लिया गया है उसको। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में क्या पूछा गया है दोस्तों। यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो अंतिम निर्णय कौन लेगा। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए कलेक्टर संभागीय आयुक्त के अनुमोदन के अध्याधीन। दूसरा संभागीय आयुक्त पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अनुमोदन के अध्याधीन। ऑप्शन सी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्याधीन। ऑप्शन डी राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन के अध्याधीन। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन के अध्याधीन। देखिए दोस्तों यहाँ पंचायत और छावनी बोर्ड बोला गया है, तो पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य अगर विवाद होता है दोस्तों तो उसको राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन से इसका अंतिम निर्णय लेता है। इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12 में क्या पूछा गया है।
देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 में पूछा है सम्मेलन की प्रक्रिया के बारे में सही क्या है। देखिए यहाँ सम्मेलन की प्रक्रिया के बारे में सही क्या है पूछा है। फिर एक बार आपका गणपूर्ति के बारे में प्रश्न आ गया, देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। ऑप्शन पहला, ग्राम पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/3 होता है। दूसरा, जनपद पंचायत की बैठकों में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/3 होता है। तीसरा, जिला पंचायत की बैठकों में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/3 होता है। चौथा, ग्राम पंचायत की गणपूर्ति कुल सदस्यों का 50% है। पाँचवा, जनपद पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 50% है। छठवां, जिला पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 50% है। सातवां, ग्राम पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 2/3 है। आठवां, जनपद पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 2/3 है। नौवां, जिला पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 2/3 होता है। देखते हैं दोस्तों इसमें सही क्या है, उसको सही पूछा गया है इसमें, तो देख लेते हैं इसमें सही क्या है। ऑप्शन पहला है ग्राम पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/3 होता है। यह गलत है दोस्तों। हम लोग पिछला क्वेश्चन में देखे हैं ग्राम पंचायत की बैठक की गणपूर्ति 1/3 नहीं होती, 1/2 होता है या 50% होता है, तो यह गलत हो जाएगा। दूसरा है जनपद पंचायत की बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/3 होता है, यह सही है दोस्तों, दूसरा है वह। तीसरा है जिला पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/3 होता है, यह भी सही है दोस्तों। चौथा, ग्राम पंचायत की गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/2 या 50% होता है, यह सही है दोस्तों। पांचवा देख लेते हैं, जनपद पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 50% होता है, यह गलत है, 50% नहीं होता, 1/3 होता है। छठवां, जिला पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 50% होता है, यह नहीं होता, 1/3 होता है, इसका भी। सातवां है ग्राम पंचायत की बैठकों में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 2/3 होता है, 2/3 नहीं होता दोस्तों, 1/2 होता है। आठवां देखते हैं, जनपद पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 2/3 होता है, 2/3 नहीं होता दोस्तों, जनपद पंचायत का 1/3 होता है। जिला पंचायत की बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्यों का 2/3 होता है, इसका भी 1/3 होता है दोस्तों। तो यहाँ देख लेते हैं सही कथन पूछा है, तो सही कथन के आधार पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई जो है, इसका आंसर है 2, 3 और 4। देखिए 2 सही है, 3 सही है और 4 सही है, बाकी गलत है दोस्तों। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, अच्छे से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गणपूर्ति से हर बार क्वेश्चन आता है, तो इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 2, 3, 4। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13, पंचायत संस्थाओं में लोक सेवक कौन होते हैं। देखते हैं कि पंचायत जो संस्था है उसमें लोक सेवक कौन होते हैं, उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन पहला पंच और सरपंच। ऑप्शन दूसरा जनपद जिला पंचायत के सदस्य। तीसरा जनपद या जिला पंचायत के अध्यक्ष। चौथा पंचायत सचिव। पांचवा जनपद या जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि ये जो सब होते हैं ये सब अपने अपने स्तर पर लोक सेवक होते हैं। इसमें किसी में भी पांचों ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ये सब अपने स्तर में लोक सेवक होते हैं, इसको आप लोग ध्यान देंगे, पेपर में पूछा जाता है। देखिए इसको CGPSC साइंटिफिक ऑफिसर वाला पेपर में पूछा गया था 2018 के में, इसको आप लोग ध्यान। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, निर्वाचन के संदर्भ में सुमेलित क्या नहीं है। देखिए यहाँ क्या सुमेलित नहीं है पूछा गया है, देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन नंबर पहला सरपंच, दूसरा उप सरपंच, तीसरा ग्राम पंचायत के सदस्य, चौथा जनपद पंचायत के अध्यक्ष, पांचवा जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष, छठवां जनपद पंचायत सदस्य, सातवां जिला पंचायत अध्यक्ष, आठवां जिला पंचायत उपाध्यक्ष, नौवां जिला पंचायत सदस्य। इसका आंसर इस आधार पे लिया गया है दोस्तों कि इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो इसको आप लोग जानते हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, तो इसमें देखते हैं कि किसका किसका प्रत्यक्ष होता है और किसका किसका अप्रत्यक्ष होता है। उस आधार पे देखेंगे कि जो ऑप्शन दिया है उसका मिलान हो रहा है कि नहीं। तो पहले प्रत्यक्ष को देख लेते हैं दोस्तों। देखिए प्रत्यक्ष इसमें किसका किसका होता है, प्रत्यक्ष होता है आपका सरपंच का, और होता है ग्राम पंचायत के सदस्य मतलब पंच का, और होता है जनपद पंचायत सदस्य का, और होता है जिला पंचायत सदस्य का। बाकी का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है दोस्तों
पंच या पार्षद द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। जितने टिक लगाए हों उसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो देखते हैं इसके आधार पर ऑप्शन मिलता है कि नहीं मिलता। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है। देखिए इसमें ऑप्शन सी मिल रहा है दोस्तों, पहला, तीसरा, छठवां और नौवां करके। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान देंगे, एक बार और अच्छा से सभी ऑप्शन को देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में क्या पूछा गया है, ग्राम सभा की बैठक के संदर्भ में कौन सी तिथि असंबद्ध है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए 23 जनवरी, बी 14 अप्रैल, सी 14 मई, डी 20 अगस्त, ई 2 अक्टूबर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 14 मई। यही अगर हम लोग देखें, जो ग्राम सभा होता है दोस्तों, उसमें साल भर में 6 बैठक होना अनिवार्य रहता है, जिसमें प्रत्येक 3 माह में एक बैठक होना रहता है। उसका डेट रहता है कि 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर। इन तारीखों को आपका बैठक होना अनिवार्य होता है दोस्तों। साथ ही जून और नवंबर के किसी भी तारीख को बैठक किया जा सकता है। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन सी है, सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी 14 मई हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान देंगे कि ग्राम सभा में साल में 6 बैठक होती है, 3 माह में एक बैठक होती है, और जो डेट है 23 जनवरी, 2 अक्टूबर, 14 अप्रैल, 20 अगस्त, इन डेट में अनिवार्य रूप से होती है। साथ ही जून और नवंबर में सुझाई गई तिथि में होती है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 16 में क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है, यदि चुनाव में नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता है तो अभ्यर्थी पुनरीक्षण के लिए किसके पास अपील करेगा। देखते हैं दोस्तों कि जो रिटर्निंग अधिकारी है उसके द्वारा अगर नाम निर्देशन पत्र अवैध घोषित कर देते हैं तो अभ्यर्थी किसके पास अपील के लिए जाएगा उसको। देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन पहला, पंच के मामले में तहसीलदार को, दूसरा पंच के मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को, तीसरा सरपंच के मामले में तहसीलदार को, चौथा सरपंच के मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को, पांचवा जनपद पंचायत के मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को, छठवां जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर को, सातवां जिला पंचायत के मामले में निर्वाचन अधिकारी को, आठवां जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत और समाज सेवा को। तो देखते हैं इसमें जो अभ्यर्थी है किसके पास जाता है उसको देख लेते हैं। इसमें पंच के मामले में तहसीलदार को, यह गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा, पंच के मामले में अनुविभागीय अधिकारी को, जो पंच होते हैं अगर उनका नाम निर्देशन रिटर्निंग अधिकारी अवैध घोषित कर देता है तब वो अपील के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पास जाएगा। देखते हैं तीसरा, सरपंच के मामले में तहसीलदार को, ये गलत है। जो सरपंच होते हैं वो भी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पास जाता है, तो चौथा सही हो जाएगा। पांचवा देखते हैं, जनपद पंचायत के मामले में अनुविभागीय अधिकारी, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। जो जनपद पंचायत होते हैं उसके मामले में कलेक्टर के पास जाया जाता है, न कि अनुविभागीय अधिकारी के पास। सातवां देखते हैं, जिला पंचायत के मामले में निर्वाचन अधिकारी को, तो जिला पंचायत के मामले में निर्वाचन अधिकारी को नहीं जाता दोस्तों, संचालक पंचायत एवं समाज कल्याण जो होता है उसके पास जाया जाता है। तब इसका देखते हैं ऑप्शन की इसमें जो सही है वह ऑप्शन में है कि नहीं, उसको इसमें कौन कौन सा सही है। दूसरा है आपका, चौथा है, और है आपका छठवां और आठवां है। तो देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। देखिए दोस्तों इसमें किसी ऑप्शन में नहीं है, दूसरा, चौथा, छठवां, आठवां हो, तब की स्थिति में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। तो इसको आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, जो सही है उसको। इसमें है आपका दूसरा, चौथा, छठवां और आठवां, ये सही है, इसके पास जाया जाता है। इसको आप लोग ध्यान देंगे, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। इनमें से कौन सुमेलित है, देख लेते हैं दोस्तों इनमें से कौन सुमेलित है उसको। ऑप्शन पहला ग्राम पंचायत, दूसरा जनपद पंचायत, तीसरा जिला पंचायत, चौथा नगर पंचायत। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3। 1, 2, 3 सुमेलित है दोस्तों। किस आधार पर सुमेलित है उसको देख लेते हैं। देखिए ये आपका ये 1, 2, 3 है, ये तीनों 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज संस्था
में आते हैं, जबकि जो नगर पंचायत है वह 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत नगरीय निकाय के अंतर्गत आता है। ये तीनों पंचायती राज के अंतर्गत आते हैं, इसलिए यह ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1, 2, 3। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 18। पंचायत का प्रत्येक पदधारी और उसका प्रत्येक अधिकारी या सेवक लोक सेवक होते हैं। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए, पंचायत का प्रत्येक पदधारी और उसका प्रत्येक अधिकारी या सेवक लोक सेवक होते हैं। दूसरा, केवल निर्वाचित सदस्य लोक सेवक होते हैं। सी, केवल अनिर्वाचित सदस्य लोक सेवक होते हैं। डी, केवल मुख्य कार्यपालन अधिकारी लोक सेवक होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचायत का प्रत्येक पदधारी और उसका प्रत्येक अधिकारी लोक सेवक होते हैं। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 19। देखिए प्रश्न नंबर 19 में क्या पूछा गया है। रायपुर में पंचायती राज से संबंधित गोलमेज सम्मेलन की तिथि क्या थी। देख लेते हैं इसका ऑप्शन ए, मई 2008, ऑप्शन बी, अप्रैल 2008, ऑप्शन सी, मार्च 2010, ऑप्शन डी, सितंबर 2006, ऑप्शन ई, जून 2004। इसका आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, जून 2004। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20। संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राज, ऑप्शन बी, नगर पालिकाएँ, ऑप्शन सी, दल बदल, ऑप्शन डी, केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नगर पालिकाएँ। जो 12वीं अनुसूची है दोस्तों वह नगर पालिका से संबंधित है। उसको 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। यदि हम लोग देखें जो पंचायती राज है यह 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। इसको 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। इसको आप लोग ध्यान देंगे, दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों, ताकि ऐसे ही MCQ वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।